दोस्तों, अब तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मरियम और राशिद इस बच्ची लैला की केयर कर रहे हैं। तो अब जब इसके घर में ब्लास्ट हुआ था, उसके 1 महीने के बाद तक ये लोग केयर करते रहे। 1 महीने के बाद में एक न्यूज़ आती है। एक अब्दुल शरीफ नाम का आदमी आता है, पतला सा, छोटा सा, बड़ी सी नाक थी, ब्राउन हेयर्स थे चिपके हुए ऊपर की तरफ। वो आया लैला से मिलने। लैला से मरियम ने पूछा, क्या तुम इसको जानती हो? तो लैला ने कहा नहीं। लैला ने पूछा, क्या तुम मेरे माँ बाप को जानते थे? तो बोला नहीं। तो कौन हो तुम? तो बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अक्सर काबुल से पाकिस्तान के पेशावर में ट्रैवल करता रहता हूँ। मुझे ब्लड पॉइजनिंग हुई थी, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में। वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी मोहम्मद तारिक से। शायद तुम जानती हो तारिक को, तुम्हारा दोस्त रह चुका है। उसी से मुलाकात हुई थी। वो जब पाकिस्तान जा रहा था रेफ्यूजीज़ के साथ में लॉरी में बैठकर, तो उनकी लॉरी पर एक रॉकेट आकर गिर गया। कई लोग उसी वक्त मर गए। तारिक ज़िंदा था उनमें से, तो वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। तो उसी वक्त मेरी हॉस्पिटल में तारिक से मुलाकात हुई थी। अब ये सुनते ही लैला का तो दिल दहल गया, पसीना आने लगा, वो गर्म पड़ गई। आगे वो अब्दुल शरीफ बोला कि मुझे वहाँ पर नर्स से पता चला कि तारिक अपने दोनों पैर खो चुका था और उसकी हालत पहले से बहुत ख़राब थी। नर्स ने बताया था। लैला बस खुद को कैसे न कैसे करके संभाल रही थी कि वो गिर ना पड़े। अब्दुल शरीफ बोला कि वहाँ पर हॉस्पिटल में मेरी तारिक से दोस्ती हो गई, उससे बातचीत होने लगी। तारिक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, यहाँ के बारे में बताया कि काबुल में कैसे कैसे लैला से उसकी दोस्ती थी। फिर उसको जब बाद में पता चला कि मैं काबुल जाता रहता हूँ, ट्रैवलर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो उसने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। बोला कि लैला से कहना कि तारिक उसे बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है, और मैंने उससे वादा किया कि जब भी काबुल आना होगा तो मैं तुमसे ये बात ज़रूर बोलूँगा। जब उसने मुझसे ये वादा लिया था, उसकी अगली सुबह नर्स ने मुझे बताया कि रात के 1 या 2 बजे के आसपास डॉक्टरों की हलचल हुई थी और उसी वक्त तारिक गुजर गया। बहुत हिम्मत से लड़ा वो। अब ये न्यूज़ सुनने के बाद लैला के तो जैसे होश ही उड़ गए कि ये आदमी क्या मनहूस खबर लाया है, ये क्या हो गया। ज़िंदगी में एक के बाद एक सब लोग उसे छोड़कर चले गए। अब्दुल शरीफ ने माफ़ी मांगी ऐसी खबर देने के लिए। पता है इस वक्त लैला को कैसा लग रहा है? जैसा कभी उसकी माँ को लगा था। उसके 2 भाइयों की मरने की खबर आई थी, एक आदमी लेकर आया था। अब वो सोचने लगी कि ये सब उसको सज़ा मिली है अपने माँ के दर्द को ना समझने की। इसके बाद ये राशिद बोला मरियम से कि मुझे उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वाह भाई वाह, ये आदमी जो जानवरों की तरह खाना खाता है, जानवरों की तरह अपनी पत्नी को मारता है, ऐसा बर्ताव करता है, अचानक इतना पोलाइट बिहेवियर का कैसे हो गया एक अनजान लड़की के लिए? मरियम को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बोला, अब सोवियत लोग तो जा चुके हैं, बेचारे इनोसेंट लोगों को अब मारा जाएगा। मरियम शॉक हो गई। मतलब इस बच्ची को रेफ्यूजी कैंप्स में भेजने का मतलब ये है कि इसका रेप या मर्डर हो जाना। तो अब दोस्तों मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि ये 60 साल का राशिद चाहता क्या है। अब 60 साल का लगभग ये होने वाला है। ये 15-16 साल की लड़की लैला के साथ शादी करना चाहता है। राशिद को चाहिए बच्चा एनी हाउ, और इसने अपना ये प्लान मरियम को भी बता दिया है। मरियम बिल्कुल नहीं चाहती। वो बर्तन धोती धोती सोच रही थी, सोच में पड़ गई कि मेरा हस्बैंड मुझसे तो इतना बुरा है, वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे अपनी एज से इतनी छोटी लड़की, 15-16 साल की लड़की को इस तरह से कोट करना शर्म की सारी हदें तोड़ देने वाली बात है। फाइनली ये राशिद के पास जाकर बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। वो जानती है ये आदमी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, स्किन लटक गई है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें इतनी ताकत और उम्मीद है कि ये बच्चा पैदा करना चाहता है। मरियम बोली, आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा जब से शादी हुई है, प्लीज़ ऐसा मत करो। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत कॉमन है कि एक आदमी एक से ज़्यादा वाइफ्स रख सकता है। यहाँ तक कि इसका फादर जलील जो था, उसने भी 3-3 वाइफ्स रख रखी थी, लेकिन ये नहीं चाहती कि इस लड़की के साथ में इसके पति की शादी हो। उसका दिल नहीं मान रहा था। तो राशिद बोला, वेल इन दैट केस मुझे इस लड़की को गली में बाहर फेंकना पड़ेगा, पर इसके साथ जो भी होगा इसकी किस्मत है। अब दोस्तों लैला को भी मरने के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकती थी मरियम। तो ये बात इसने सारी जाकर के लैला को बताई कि कम से कम उसकी राय जान लो। अब भले ही वो 15 या 16 साल की थी, लेकिन इतने हादसे हुए थे उसकी लाइफ में, लैला की लाइफ में, कि उन सब हादसों ने लैला को मैच्योर कर दिया था। वो सोचती रही। ये प्रपोजल सुनने के बाद में कोई जवाब नहीं दिया, और आखिरकार उसने मरियम से कहा कि मैं तैयार हूँ। बहुत सोच समझ के उसने ये डिसीज़न लिया था। लैला का एक 60 साल के आदमी से शादी करने का डिसीज़न आप तो कहोगे बेवकूफ़ी भरा है,
लेकिन यहाँ पे उसके नज़रिए से हम देखें तो इसके दो रीज़न थे। सबसे पहले तारिक मर चुका था, तो इसका पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। ये पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में इसका कोई है ही नहीं। दूसरा, तारिक जाता जाता लैला के साथ सो के गया था, तो अब ये उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो बात मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। इसलिए उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने का एक ही ज़रिया है आदमी से शादी। इसलिए इसने फैसला किया कि मैं शादी करूँगी। तो अगले दिन सुबह लैला तो बिस्तर में पड़ी थी, राशिद गया बार्बर के पास में बाल कटवाने के लिए, नया सूट लेने के लिए और शादी के लिए बैंड का अरेंजमेंट करने के लिए। इसके लिए उसने मरियम की अंगूठी भेज दी। अब किसी और के साथ हुआ हो या ना हुआ हो, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मरियम के साथ बहुत गलत हुआ है। भले ही लैला का फैसला बहुत ही शेमफुल और बहुत ही गलत टाइप का था, लेकिन फिर भी इस बेचारी मरियम के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिसका हस्बैंड अब किसी और के साथ शादी करने जा रहा है। और आखिरकार लैला और राशिद की शादी हो गई। अब शादी के बाद ये लैला के साथ ही सोता था, मरियम के साथ इसने सोना बिल्कुल बंद कर दिया था। खाना साथ में खाते थे सारे के सारे। राशिद चाहता था कि ये दोनों एक दूसरे को बहनें माने, और राशिद लैला से बोलता था, ये मरियम है, ये गांव की लड़की है, ये हरामी है, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई घमंड नहीं है। दोस्तों, इस वक्त तक मरियम की उम्र 33 साल 33 ईयर्स हो गई होगी। तो राशिद बोलता है, लैला तुम इस घर की नई दुल्हन हो, तो ये घर तुम्हारा है, एकदम फ्री होकर इस घर में रहो, मैं तुम्हारे ऑनर को प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मरियम से मांग लेना। अब एक दिन ये मरियम कपड़े लपेट रही थी, तो लैला ने इसके पास आकर सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। तो मरियम चिढ़ के बोली कि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ। दरअसल अब इस मरियम को इस लड़की से बहुत जेलसी होने लगी है। मरियम बेचारी सीधी सी लड़की है, आपने शुरू से देखा है इसको, किसी को आज तक इसने कुछ नहीं बोला, इतनी सीधी लड़की, लेकिन आज पहली बार इतना कोल्डली किसी से बात की थी इसने, क्योंकि इसको भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसका हस्बैंड कोई छीन ले आकर। टाइम गुजरता गया, राशिद अपनी नई वाइफ के साथ बहुत खुश था, बहुत केयर करता था, उसे घुमाने लेके जाता था बुर्का पहनाकर, और वापस लौटते ही मरियम का बस इतना काम होता था इन दोनों के लिए खाना तैयार करके रखे। अब इसके बाद में लैला की जब डिलीवरी हुई तो उसे एक बेबी गर्ल हुई, एक बच्ची पैदा हुई, जिसने राशिद को अंदर से जला के रख दिया। वो चिड़चिड़ा गया। इस लड़की का नाम रखा गया अजीज़ा। राशिद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ। इन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, राशिद और लैला में। राशिद चाहता था लड़का हो, वो लैला से आर्ग्यूमेंट्स करता था, कहता था तुम इस बच्ची से ज़्यादा जुड़ो मत, क्योंकि अफगानिस्तान में ज़्यादातर बच्चे 5 साल की उम्र तक मर जाते हैं। और अपना सारा गुस्सा ये मरियम पर निकालता था, क्योंकि लैला ने इसके साथ फिर से सोने से मना कर दिया था, तो ये सारा गुस्सा मरियम पर निकालता था, उसे बेल्ट से मारता था। उस रात लैला ने मरियम को बचाया, कूद के इसके ऊपर आई कि इसे क्यों मार रहे हो। अब उसी रात दोस्तों, आधी रात को मरियम नीचे गई तो उसने उस बेबी गर्ल को पहली बार देखा। पहले तो देखने से इसने मना कर दिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा तो उसे देखकर इसने स्माइल किया। उसने महसूस किया ये बच्ची गर्म हो रही है, उसके मुंह में उंगली डाली और उसको सुलाया मरियम ने। इसके बाद मरियम और लैला की यहीं से दोस्ती शुरू हो गई। मरियम समझ गई थी ये लड़की मेरा बुरा नहीं चाहती। दोनों ने रात में चाय पी, बातें की, और मरियम को भरोसा होने लगा था लैला पर। अब हर रात ये दोनों जने आपस में चाय पीकर बातें करते रहते थे। अब दोनों अजीज़ा की केयर भी करती थी। मरियम बहुत हैरान थी कि अजीज़ा उसे ज़्यादा पसंद करती है अपनी माँ के मुकाबले। अजीज़ा मरियम को बहुत प्यार करती थी। मरियम को यहाँ लगने लगा था कि उसे अपनी ज़िंदगी में एक ट्रू कनेक्शन मिलने लगा है। अजीज़ा को देखकर उसे अपनापन सा लगता था। अब पता है दोस्तों, 1994 में क्या हुआ। अफगानिस्तान में लूटपाट, मर्डर, रेप बढ़ रहे थे। तो उस वक्त मरियम ने सुना कि अफगानिस्तान के लोग पता है क्या कर रहे हैं, अपनी बीवियों और बच्चियों को खुद ही मार रहे हैं रेप से बचाने के लिए। राशिद भी इस हफ्ते घर में ही था, बाहर वायलेंस बढ़ रहा था जिसकी वजह से। दोस्तों गौर से सुनना क्या हुआ। ये मरियम और लैला आपस में बहुत बातें करने लगी थी आजकल। तो मरियम ने अपनी सारी स्टोरी बताई कि लोग उसे हरामी क्यों बोलते हैं, बचपन से लेकर जो इसका फादर जलील था, सारी की सारी स्टोरी इसने बता दी। ये स्टोरी सुनने के बाद लैला इमोशनल हो गई और बोली कि एक स्टोरी मुझे भी है तुम्हें सुनाने के लिए, लेकिन किसी को बताना मत। ये जो बच्ची है अजीज़ा, ये भी हरामी है, तारिक की बच्ची है, राशिद की नहीं। भले ही तुम्हारा पास्ट बहुत ख़राब रहा है मरियम,
लेकिन आगे एक बेहतर ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं भागकर पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो। लैला ने ऐसा ऑफ़र दिया मरियम को। इसके लिए लैला अभी तक चुरा चुरा के थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती आई है ताकि वो भाग के पाकिस्तान जा सके स्प्रिंग के सीज़न में। और लैला का इरादा है पक्का। वो जानती है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान भागना 2 औरतों के लिए खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि बिना मर्द के पाकिस्तान भागना आसान नहीं है। मुजाहिदीन ने रोक लगा रखी है कि औरतें ट्रैवल नहीं कर सकती, अकेले नहीं कर सकती, कोई आदमी का होना साथ में ज़रूरी है। और दूसरा, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अफ़गानियों के लिए वैसे तो ऑफिशियली बंद है, लेकिन चोरी छुपे दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक मर्द की बहुत ज़रूरत है। अब लैला को एक आदमी का बंदोबस्त करना था। वो पार्क में गई, पार्क में एक आदमी मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छे स्वभाव का लग रहा था। उसके पास जाकर बोली, मैं एक विडो हूँ, विधवा हूँ, मुझे पेशावर जाना है पाकिस्तान, वहाँ मेरा कोई रहता है, अपनी माँ और बेटी के साथ में। माँ किसको बनाया? मरियम को, और बेटी इसने बनाया अजीज़ा को। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? उस आदमी से पूछा। उस आदमी का नाम था वकील। वो मान गया कि मैं टिकट खरीदने जाता हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोग यहीं रुको। लेकिन वो आदमी टिकट खरीदने तो गया नहीं, मिलिट्री वाले से बात करने लगा, जिसको देखकर ये दोनों डर गए। मरियम तो बहुत ही डर गई। तो वो मिलिट्री वाले ने सारी बात सुनी उस आदमी की और यहाँ पर आया इन दोनों के पास में, मरियम और लैला के पास में। उन दोनों को बोला, आप दोनों आओ हमारे पीछे। तो पुलिस वाले उन दोनों को अपने साथ में ले गए। उनको पता चल गया था कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी पूछा, तुम पेशावर जाना चाहती हो? उन्होंने कहा हाँ। अगर तुम पाकिस्तान जा ही रही हो, पेशावर में किसी का एड्रेस बताओ जहाँ तुम जाना चाहती हो, स्पेसिफिक एड्रेस बताओ। लैला डर गई, वो हकलाने लगी। पुलिस वाले ने झुककर उससे कहा, तुम जो करने जा रही थी ना, अकेले ट्रैवल कर रही थी, वो क्राइम है। लैला ने भीख मांगी कि हमें जाने दो, हमारा पति हमें बहुत मारेगा, राशिद उसके पास वापस भेजा दो। लेकिन उसको कोई तरस नहीं आया, उसने घर वापस भिजवा दिया राशिद के पास में। जैसे ये दोनों वापस राशिद के पास पहुंची घर पर, तो वो वहीं पर इंतज़ार कर रहा था। इस लैला को घसीटता हुआ वो ऊपर लेके गया और बहुत मारा, बहुत मारा। वो बोली, मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मरियम का इसमें कोई दोष नहीं है, ये सारा मेरा आइडिया था। वो मारने लगा, बहुत बुरी तरह मारा, दोनों को मारा और दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसा कानून हो कि मर्द को इतनी पावर दे रखी है कि घर के अंदर वो जैसा चाहे वैसा अपनी औरत के साथ कर सकता है, तो तानाशाही उस देश में है या उस देश के हर घर में है?